7 मई 2025 की आधी रात बीत चुकी थी और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो अक्सर किसी बड़े तूफान से ठीक पहले महसूस होता है। पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में बैठे आतंकी आका ये सोच रहे थे कि उन्होंने पहलगाम में जो खूनी खेल खेला उसका अध्याय अब बंद हो चुका है। उन्हें लग रहा था कि भारत हमेशा की तरह सिर्फ कागजी कार्रवाई और कड़ी निंदा करेगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तो सोशल मीडिया पर शेखी बघारते हुए यहाँ तक लिख दिया था कि शांति से सो जाओ, हम जाग रहे हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त भारत के वॉर रूम में एक ऐतिहासिक फैसले पर ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। भारतीय वायुसेना के हैंगर खुल रहे थे और फाइटर पायलट अपनी सीटों पर बेल्ट कस चुके थे। मिसाइलों के डिजिटल नेविगेशन सिस्टम में दुश्मन के ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट्स फीड किए जा चुके थे। आज रात शब्दों से हिसाब नहीं होना था। आज रात आतंक का भूगोल बदला जाना था और इसी खामोश गर्जना के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इस पूरे मिशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 22 अप्रैल की उस काली सुबह को याद करना होगा। कश्मीर की खूबसूरत पहलगाम घाटी, जिसे दुनिया छोटा स्विट्जरलैंड कहती है, वहाँ सन्नाटा नहीं खुशियाँ थीं। बैसरन के मैदानों में सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती निहार रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। तभी अचानक टीआरएफ के आतंकी भेड़ियों की तरह वहाँ दाखिल हुए। उन्होंने कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं की, बल्कि एक बेहद क्रूर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया। निहत्थे पर्यटकों को कतारों में खड़ा किया गया और उनके पहचान पत्र छीने गए। आतंकियों ने खौफनाक तरीके से लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग करना शुरू किया। मासूम बच्चों के सामने उनके पिताओं की गर्दन पर बंदूक रखकर कलमा पढ़ने को कहा गया और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधे सिर में गोली मार दी गई। एक ही पल में 26 सिंदूर मिटा दिए गए और 26 परिवारों का संसार उजाड़ दिया गया। उन कातिलों ने भागते हुए औरतों से हंसकर कहा था कि जाकर अपनी दिल्ली वाली सरकार को बता देना कि हम ऐसे ही चुन चुन कर मारेंगे। ये हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान को दी गई सीधी चुनौती थी। 19 अप्रैल को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय मीटिंग बुलाई गई। मेज पर रॉ और नेट्रो की 21 गुप्त फाइलों का ढेर लगा था। इनपुट साफ थे कि पहलगाम के हमलावर पीओके के सवाई नाला कैंप से आए थे। एनएसए अजीत डोभाल ने नक्शे पर हाथ रखते हुए कहा कि सिर्फ प्यादों को मत मारो, इस बार सीधा वजीर पर वार होगा। रॉ ने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के उन ठिकानों की पहचान की जिन्हें आज तक छुआ नहीं गया था। 21 में से 9 टारगेट्स को हाई वैल्यू घोषित किया गया, जो असल में आतंकी फैक्ट्रियां थीं। इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया ताकि उन शहीदों की पत्नियों को ये संदेश जाए कि उनका देश उनके आंसू भूला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं को ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि जगह तुम्हारी, वक्त तुम्हारा, बस हिसाब पूरा होना चाहिए। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन भारतीय इंजीनियरों और पायलटों ने तकनीक का ऐसा जाल बुना कि दुश्मन के रडार अंधे होने वाले थे। मिशन के लिए रफाल को लीड रोल दिया गया, साथ में मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI की टीम बनाई गई। मुख्य हथियार थी स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जो रडार की पकड़ में आए बिना जमीन से सटकर उड़ती है। स्कैल्प मिसाइल के साथ ही स्वदेशी ब्रह्मोस को तैयार किया गया, जिसकी रफ्तार साउंड से 3 गुना ज्यादा है। यानी जब तक आतंकी को धमाके की आवाज सुनाई देती तब तक उसका वजूद राख हो चुका होता। रात के 1:05 पर भारत की हवाई सीमा के भीतर से पहला प्रहार हुआ। राफेल और मिराज के इंजन आसमान को चीरते हुए गरज उठे। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल गया। वहां मौजूद आतंकी जो अगली बड़ी साजिश रच रहे थे, मलबे के नीचे दफन हो गए। फिर बारी आई मुरीदके की लश्कर तैयबा का वो मुख्य केंद्र जहां कसाब जैसे दरिंदों को ट्रेनिंग दी गई थी। हैमर बमों ने वहां के आतंक के किले को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। मुरीदके के उस ठिकाने पर मिसाइलों की सटीकता ऐसी थी कि एक भी नागरिक इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद भारतीय विमानों का रुख उन ठिकानों की तरफ हुआ जिन्हें पाकिस्तान अपना सबसे सुरक्षित किला मानता था। सियालकोट के सरजाल कैंप और हिजबुल के महमूना जोया कैंप पर जब मिसाइलें गिरी तो जमीन कई किलोमीटर तक कांप उठी। ये सिर्फ बम धमाके नहीं थे, ये भारत का वो गुस्सा था जो दशकों से दबा हुआ था। रडार स्क्रीन पर पाकिस्तानी ऑपरेटरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने उनके पूरे डिफेंस नेटवर्क को पंगु बना दिया था। लेकिन सबसे निर्णायक पल तब आया जब ब्रह्मोस मिसाइल बहावलपुर के जैश मुख्यालय से टकराई। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर किए गए इस वार ने मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ का खात्मा कर दिया। पूरी कार्रवाई सिर्फ 25 मिनट चली और इन 25 मिनटों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके थे। जैश-ए मोहम्मद का पूरा कमांड सेंटर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। आतंक की इस फैक्ट्री में अब सिर्फ मौत का सन्नाटा बचा था। मसूद अजहर का परिवार खत्म हो चुका था और वो कायर आतंकी अब बिलख बिलख कर रो रहा था। उसने अपने करीबी साथियों से यहाँ तक कह दिया कि काश मैं भी उस धमाके में मर गया होता। ये वही मसूद अजहर था जो कुछ दिन पहले भारत की तबाही के सपने देख रहा था। पाकिस्तान का रडार सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। उन्हें पता ही नहीं चला कि हमला कहां से हुआ। भारतीय विमान सुरक्षित वापस अपनी सीमा में लौट चुके थे। अगले दिन दोपहर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। मंच पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन के लाइव वीडियो सबूत पेश किए। एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला अधिकारी। ये उन आतंकियों के लिए भारत का सबसे बड़ा तमाचा था जिन्होंने धर्म के आधार पर हमें बांटना चाहा। उन्हें उन्हीं बेटियों ने जवाब दिया जिन्हें वे कमजोर समझते थे। पाकिस्तान ने बौखलाहट में 50 ड्रोन्स भेजे, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें खिलौनों की तरह आसमान में ही उड़ा दिया। पुंछ में गोलाबारी की गई, जिससे
जिसमें हमारे बहादुर लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हुए, लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान की 11 एयरबेस की तोपों को खामोश कर दिया। कूटनीतिक मोर्चे पर इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोककर दुश्मन की कमर तोड़ दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने साफ कर दिया कि यह आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी भारत के इस कदम को आतंकवाद के खिलाफ जायज माना। पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई, जहां लोग अपनी ही सेना से सवाल पूछ रहे थे कि जब भारत के जहाज अंदर आकर मार रहे थे तो उनकी एयरफोर्स कहां थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब केवल शिकायतें नहीं करता बल्कि समस्या को जड़ से मिटाता है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका था, लेकिन इसने भविष्य के लिए एक नई लकीर खींच दी थी। ये उस भारत की हुंकार थी जो अब शांति की भीख नहीं मांगता बल्कि अपनी शांति छीनना जानता है। आज भी जब सीमा पर खामोशी होती है तो दुश्मन को डर लगता है कि भारत कहीं फिर से हिसाब तो नहीं कर रहा। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि पूरे देश ने एक सुर में सेना का साथ दिया। राजनीति से ऊपर उठकर हर भारतीय ने इस जीत का जश्न मनाया। उन विधवाओं की आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि एक सुकून भरा इंसाफ था। पहलगाम की उन औरतों ने जब ये खबर सुनी तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका सुहाग उजाड़ने वालों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। भारत ने ये भी संदेश दिया कि वो मजहब की लड़ाई नहीं लड़ता, वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मनों से लड़ता है। ये नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। अब आतंकी कैंपों में सन्नाटा पसरा रहता है। ट्रेनिंग के नाम पर नौजवानों को बरगलाने वाले आका अब खुद बंकरों में छिपे फिरते हैं। उन्हें पता है कि अगर वे एक भी कदम गलत उठाएंगे तो आसमान से मौत किसी भी वक्त बरस सकती है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक की कमर तोड़ दी और फंडिंग के रास्तों को भी सुखा दिया। पाकिस्तान के भीतर मौजूद वो लोग जो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे अब खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ये दहशत अब उस पार है जो कभी इस पार हुआ करती थी। आज पहलगाम की वादियों में सैलानी फिर से लौट रहे हैं, लेकिन अब वहाँ सुरक्षा का एक अलग ही एहसास है। ऑपरेशन सिंदूर इंसाफ की वो मुहर थी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये उस देश की कहानी है जिसने दुनिया को सिखाया कि शांति की कीमत क्या होती है। हम बुद्ध के वंशज हैं, लेकिन अगर कोई हमें युद्ध की चुनौती देगा तो हम उसे कृष्ण की तरह जवाब देना भी जानते हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों के गौरव की कहानी है। भारत माफ कर सकता है, लेकिन अपने मासूमों का खून भूलता कभी नहीं। याद रहे, भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसके अगले प्रहार की खामोश तैयारी है। अगर कोई फिर से हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा तो याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे और भी अध्याय लिखे जा सकते हैं। ये चेतावनी भी है और भरोसा भी। हम शांत हैं, हम सजग हैं और हम अजेय हैं। जय हिंद, जय भारत।